हाय फ्रेंड्स, मैं आपके अपने YouTube चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ का मैदान या फिर जिसे महानदी बेसिन भी कहते हैं उसके बारे में बहुत ही डिटेल से बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो आप सभी मेरा ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। मैं आज जितने भी फैक्ट्स बताने वाली हूँ वो सभी आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी मेरा ये वीडियो एंडिंग तक ज़रूर देखिए। साथ ही मैं आप सभी को एक बार और बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि मैं अभी आप सभी को छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन बता रही हूँ, जिसमें मैं पहले ही 2 वीडियोस में जशपुर सामरी पाठ प्रदेश साथ ही पूर्वी बघेलखंड का पठार बहुत ही अच्छे से बता चुकी हूँ फ्रेंड्स। तो आप सभी मेरा वो दोनों वीडियो भी ज़रूर देखिए। मैं डेफिनेटली श्योर हूँ फ्रेंड्स, वो दोनों वीडियो आपके सीजी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और उसमें बहुत ही सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप सभी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही काम आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ और एक बार फिर से बोलना चाहूँगी कि आप मेरा ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ का मैदान या फिर इसे महानदी बेसिन भी कहते हैं। आप सभी को मैं पहले ही बता चुकी हूँ फ्रेंड्स कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसको भौगोलिक बनावट के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें से एक है छत्तीसगढ़ का मैदान या फिर महानदी बेसिन। ये जो छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन है फ्रेंड्स, इसका क्षेत्रफल है 68,064। कितना है फ्रेंड्स? 68,064 वर्ग किलोमीटर। तो आप सभी इसे ऐसे ही याद रखिए फ्रेंड्स। ये ऐसे याद रखने में आप सभी को बहुत ही इजी होगा अगर आप पढ़ेंगे 68,064। तो आप सभी इसे ऐसे ही याद रखिए। कितना फ्रेंड्स? 68,064 वर्ग किलोमीटर। और ये जो छत्तीसगढ़ का मैदान या फिर महानदी बेसिन है फ्रेंड्स, वो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 50.34% या फिर 50.34% है। एक बार फिर से सुनिए फ्रेंड्स, ये जो छत्तीसगढ़ का मैदान या फिर महानदी बेसिन है फ्रेंड्स, वो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 50.34% है। साथ ही फ्रेंड्स, ये जो महानदी बेसिन या फिर छत्तीसगढ़ का मैदान है, ये छत्तीसगढ़ के चारों प्राकृतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जानना कि चारों प्राकृतिक प्रदेशों में से सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है फ्रेंड्स। तो चारों प्राकृतिक प्रदेशों में से सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है महानदी बेसिन या फिर इसे छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं। और साथ ही मैं आप सभी को पहले ही जशपुर सामरी पाठ प्रदेश अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, जो छत्तीसगढ़ के चारों प्राकृतिक प्रदेशों में सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। इस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत फ्रेंड्स पूरा रायपुर संभाग आता है, साथ ही पूरा बिलासपुर संभाग भी आता है, लेकिन दुर्ग संभाग में राजनांदगांव के मोहला तहसील साथ ही बालोद के दल्ली राजहरा वाले हिस्से को छोड़कर पूरा दुर्ग संभाग भी आता है। एक बार फिर से सुनिए फ्रेंड्स, ये जो प्राकृतिक प्रदेश है महानदी बेसिन या फिर जिसे छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं, इसके अंतर्गत पूरा रायपुर संभाग आता है, पूरा बिलासपुर संभाग आता है और पूरा दुर्ग संभाग भी आता है, लेकिन राजनांदगांव के मोहला तहसील और बालोद के दल्ली राजहरा वाले हिस्से को छोड़कर। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये जो संभाग है फ्रेंड्स उसमें कौन कौन से जिले हैं जो छत्तीसगढ़ के मैदान या फिर महानदी बेसिन के अंतर्गत आते हैं। मैं एक बार आप सभी के लिए उन जिलों का नाम बता देती हूँ। तो ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, कौन कौन से जिले आते हैं। तो हम सबसे पहले रायपुर संभाग से स्टार्ट करते हैं। रायपुर संभाग के 5 जिले रायपुर, बलौदाबाजार,
महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी। फिर बिलासपुर संभाग, बिलासपुर संभाग से बिलासपुर जिला, मुंगेली जिला, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला, कोरबा जिला, जांजगीर चांपा जिला और रायगढ़ जिला। फिर दुर्ग संभाग से दुर्ग जिला, बेमेतरा, बालोद और कवर्धा, साथ ही राजनांदगांव जिला। लेकिन फ्रेंड्स, बालोद का दल्ली राजहरा वाला हिस्सा और साथ ही राजनांदगांव का मोहला तहसील इस महानदी बेसिन या फिर छत्तीसगढ़ का मैदान के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप सभी ये ज़रूर याद रखिए कि कौन कौन से जिले आते हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए उन जिलों के नाम बोल देती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, राजनांदगांव। ऐसे अगर आप जिलों के नाम याद रखेंगे तो शायद आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कौन कौन सा संभाग आता है और उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं, तो आपको आसानी से याद रहेगा। अब चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ये जो महानदी बेसिन है फ्रेंड्स, उसको 2 स्थलाकृतियों में डिवाइड किया गया है और वो है छत्तीसगढ़ का मैदान और दूसरा सीमांत उच्च भूमि। एक बार फिर से सुनिए फ्रेंड्स, ये जो महानदी बेसिन है उसको 2 स्थलाकृतियों में विभाजित किया गया है या फिर 2 स्थलाकृति प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जिनमें पहला है छत्तीसगढ़ का मैदान और दूसरा है सीमांत उच्च भूमि। अब आपके स्क्रीन पर महानदी बेसिन या फिर छत्तीसगढ़ के मैदान का मैप शो हो रहा है फ्रेंड्स। आप उस मैप को ध्यान से देखिए। मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ का मैदान से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स समझाने वाली हूँ, जो आप इस मैप के द्वारा समझेंगे। तो आप सभी इस मैप को अच्छे से देखते रहिए। मैं आप सभी को एक एक करके सारे फैक्ट्स बताते जाऊंगी। आप सभी मैप में देख रहे होंगे फ्रेंड्स, लिखा हुआ है दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, मैकल पर्वत श्रेणी। मैं आपको डायरेक्शन भी बता देती हूँ फ्रेंड्स। नीचे साइड में लिखा हुआ है दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। वही पश्चिम साइड लिखा हुआ है मैकल पर्वत श्रेणी। और अगर हम उत्तर की ओर देखें तो उत्तर पूर्व में लिखा हुआ है छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ियाँ। तो ये जो जितने नाम मैं ली हूँ फ्रेंड्स, उसके बीच का जो एरिया है उसी को छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं। अर्थात मैं अभी जितना भी नाम ली हूँ एक बार फिर से बोल देती हूँ। दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, मैकल पर्वत श्रेणी, चूरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ियाँ, इन सभी को छोड़कर जो बीच वाला हिस्सा है फ्रेंड्स, इसी को छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं। आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स मैप में कि यहाँ जो छत्तीसगढ़ का मैदान है वो छत्तीसगढ़ के मध्य में स्थित है और मध्य में स्थित होने के कारण ही इसे छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मध्य में स्थित होने के कारण छत्तीसगढ़ के मैदान को छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल भी कहा जाता है। तो आप सभी जरूर याद रखिए कि जो छत्तीसगढ़ का मैदान है उसे छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल कहते हैं। आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि यहाँ जो छत्तीसगढ़ का मैदान है वो चारों ओर से छोटे छोटे पर्वत पहाड़ियों से घिरा हुआ है तथा ऊपर से अगर हम ऊपर से देखें तो ये एक कटोरा जैसा दिखाई देता है। और साथ ही ये जो छत्तीसगढ़ का मैदान है वो लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है। इसीलिए लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र होने के कारण धान की फसल यहाँ बहुत ही अच्छी होती है और आदिकाल से ही यहाँ धान का उत्पादन किया जा रहा है। इसीलिए ही फ्रेंड्स हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसको धान का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? आप सभी जानते हैं इसको कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो धान का कटोरा कहा जाता है। तो इसका रीज़न भी आप सभी को आज अच्छे से पता चल गया फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मैप को देखकर बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। ये जो छत्तीसगढ़ का मैदान है फ्रेंड्स उसको आगे और कुछ भागों में डिवाइड किया गया है, जिसे मैं एक एक करके आप सभी को बताते जाऊंगी।
आप सभी मैप को देखकर समझते जाइए। मैं आपको जैसे जैसे बताते जाऊंगी आपके मैप पर वो हाईलाइट होते जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि छत्तीसगढ़ के मैदान को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के मैदान को फ्रेंड्स 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है पेंड्रा लोरमी का पठार, दूसरा है कोरबा बेसिन, तीसरा है रायगढ़ बेसिन, चौथा है बिलासपुर रायगढ़ का मैदान और 5वां है दुर्ग रायपुर का मैदान। आपके स्क्रीन पर हाईलाइट हुआ होगा फ्रेंड्स, आप सभी देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं स्टार्ट करती हूँ पेंड्रा लोरमी का पठार से। तो ये जो पेंड्रा लोरमी का पठार है फ्रेंड्स, वो राज्य के मध्य पश्चिम में पेंड्रा, कटघोरा, लोरमी एवं पंडरिया तहसीलों में विस्तृत है। आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, पेंड्रा लोरमी का पठार दिखाई दे रहा है मैप में। मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, ये जो पेंड्रा लोरमी का पठार है वो राज्य के मध्य पश्चिम में पेंड्रा, कटघोरा, लोरमी एवं पंडरिया तहसीलों में विस्तृत है। इस क्षेत्र में फ्रेंड्स पलमा नाम की एक चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1080 मीटर। कौन से नाम की है फ्रेंड्स? पलमा नाम की एक चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1080 मीटर। और साथ ही लाफागढ़ भी यहीं पे मिलता है। तो लाफागढ़ की ऊंचाई है 1048 मीटर। जबकि ये जो पठार है पेंड्रा लोरमी का पठार, इसकी औसत ऊंचाई है 800 मीटर। आप सभी याद रखिए फ्रेंड्स कि आप ये ऊंचाई भले ही याद न रखिए कि लाफागढ़ की ऊंचाई कितनी है या फिर पलमा चोटी की ऊंचाई कितनी है, लेकिन ये जरूर याद रखिए कि ये पेंड्रा लोरमी के पठार के अंतर्गत आता है। क्योंकि अब व्यापम हो या फिर सीजीपीएससी हो अपने क्वेश्चंस को और डीप करते जा रहा है, तो हो सकता है आगे ये क्वेश्चंस भी पूछ दे कि पलमा चोटी और लाफागढ़ कौन से पठार के अंतर्गत आता है। और ऐसे क्वेश्चन जो हैं अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दो तो ज़रूर पूछा जाता है। ये मैं पूरे भारत के लिए बोल रही हूँ, छत्तीसगढ़ का नहीं पूछा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। पूरे भारत में जो भी पठार डिवाइडेड है फ्रेंड्स, उसमें ज़रूर पूछा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में कि कौन से पठार के अंतर्गत क्या आता है। तो अभी हम छत्तीसगढ़ स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ स्टेट एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि कौन से पठार के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो आप सभी ये ज़रूर याद रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे है कोरबा बेसिन। आपके मैप में दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि कोरबा बेसिन कहाँ है, मैं हाईलाइट कर दी हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कोरबा बेसिन है उसके अंतर्गत आता है दक्षिणी कटघोरा, दक्षिणी कोरबा। अर्थात ये जो कोरबा बेसिन है वो दक्षिणी कटघोरा, दक्षिणी कोरबा तहसीलों में विस्तृत है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है फ्रेंड्स वो 250 से 300 मीटर है। इसके बाद है रायगढ़ बेसिन। ये भी आपके मैप में दिख रहा है फ्रेंड्स। तो ये जो रायगढ़ बेसिन है फ्रेंड्स, ये रायगढ़ जिले के दक्षिणी धरमजयगढ़, खरसियावा रायगढ़ तथा कोरबा जिले के दक्षिणी कटघोरा तहसीलों में विस्तृत है, अर्थात फैला हुआ है। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स? 300 मीटर है। एक बार फिर से सुनिए फ्रेंड्स, ये जो रायगढ़ बेसिन है वो रायगढ़ जिले के दक्षिणी धरमजयगढ़, खरसिया व रायगढ़ तथा कोरबा जिले के दक्षिणी कटघोरा तहसीलों में विस्तृत है या फिर फैला हुआ है। वैसे मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहूँगी कि जो भी सीजी व्यापम का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए इतना डिटेल से पढ़ना ज़रूरी नहीं है। वो बस ऐसे ही सुन ले इसको और इतना ही याद रखें कि छत्तीसगढ़ के मैदान को कौन कौन से भागों में डिवाइड किया गया है और उसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है, ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अभी तक इतना डीप नहीं आया है और शायद ही पूछा जाएगा। लेकिन इसके अंतर्गत जो भी पठार या फिर बेसिन है उसके अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आप सभी को ज़रूर याद रखना है। ये कहाँ कहाँ तक विस्तृत है ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन इसके अंतर्गत अगर कोई भी चोटी आती है, चोटी अर्थात पीक, कोई भी पीक आता है या फिर कोई भी और इम्पोर्टेंट पहाड़ या पर्वत आएगा तो वो आप सभी के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये कितना विस्तृत है ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जो भी फ्रेंड्स सीजीपीएससी मेंस के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं अर्थात मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो वो सभी मैं जो भी बता रही हूँ उसको ध्यान से ज़रूर सुनिए।
और जो भी सीजी व्यापम का एग्ज़ाम देने वाले हैं, हो सकता है वो भी आगे सीजीपीएससी को टारगेट कर रहे हो, तो वो भी ये मेरा वीडियो अच्छे से ध्यान से ज़रूर सुने। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। ये आपके मैप में दिख रहा है फ्रेंड्स। ये जो बिलासपुर रायगढ़ का मैदान है वो राज्य के मध्य भाग में स्थित है। इसके अंतर्गत मुंगेली, तखतपुर, बिल्हा, बिलासपुर, पामगढ़, शक्ति, चापा, रायगढ़ ये सारे तहसील आते हैं। और इसकी औसत ऊंचाई है 150 से 300 मीटर, किंतु दलहा पहाड़ 700 से 750 मीटर ऊंचा है। अर्थात ये जो दलहा पहाड़, कुछ टाइम पहले ये न्यूज़ में आया था फ्रेंड्स, दलहा पहाड़ जो आपको मैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स में बता चुकी हूँ। तो ये जो दलहा पहाड़ है फ्रेंड्स, चूँकि अभी न्यूज़ में आया था, तो हो सकता है अपकमिंग एग्जाम्स में पूछ दें कि ये कौन से मैदान के अंतर्गत आता है। तो आप सभी याद रखिए, ये बिलासपुर रामगढ़ के मैदान के अंतर्गत आता है। कौन सा पहाड़? दलहा पहाड़। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दुर्ग रायगढ़ का मैदान, ये भी आपके मैप में दिख रहा है फ्रेंड्स। ये तो दुर्ग रायगढ़ का मैदान है, यह राज्य के दक्षिणी मध्य भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? दक्षिणी मध्य भाग में स्थित है। और राजनांदगांव जिले का पूर्वी भाग, कवर्धा जिले का दक्षिणी भाग, दुर्ग जिला, रायपुर जिला तथा धमतरी जिले की कुरुद तहसील तक विस्तृत है। और इसकी औसत ऊंचाई है फ्रेंड्स 300 मीटर। तो यहीं पर आपका छत्तीसगढ़ का मैदान समाप्त होता है फ्रेंड्स। अब मैं आप सभी को सीमांत उच्च भूमि के बारे में बताती हूँ फ्रेंड्स। ये जो सीमांत उच्च भूमि है फ्रेंड्स, इसको भी 4 भागों में और डिवाइड किया गया है। पहला है छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ या फिर छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ियाँ भी कह सकते हैं। दूसरा है मैकल श्रेणी, तीसरा है दुर्ग सीमांत उच्च भूमि और चौथा है धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। तो फ्रेंड्स आप सभी के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है कि सीमांत उच्च भूमि को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, और इससे ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मैकल श्रेणी के बारे में है जो मैं आप सभी को बता देती हूँ, और एग्जाम में पूछा भी गया है मैकल श्रेणी के बारे में। जो भी मैं आप सभी को बताने वाली हूँ वो 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है। तो ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, मैं मैकल श्रेणी के बारे में बता रही हूँ। ये जो मैकल पर्वत श्रेणी है फ्रेंड्स, है ना, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मैदान को अलग करती है। एक बार फिर से सुनिए फ्रेंड्स, ये जो मैकल पर्वत श्रेणी है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मैदान को अलग करती है। इसी मैकल पर्वत श्रेणी के कारण मानसून सीधे छत्तीसगढ़ में प्रवेश नहीं कर पाती है, और जिसके वजह से हमारे राज्य के कुछ जिले कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली, बिलासपुर ये वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। एक्चुअली में आप मैप में देख रहे होंगे कि ये जो मैकल पर्वत श्रेणी है वो राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली और बिलासपुर जिले से लगा हुआ है। तो इसी कारण से हमारा जो राजनांदगांव जिला है, मुंगेली जिला है, बिलासपुर जिला है और कवर्धा जिला है वो वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। वृष्टि छाया प्रदेश मीन्स होता है फ्रेंड्स जहाँ पर ज़्यादा वर्षा नहीं होती है। और ये जो मैकल पर्वत श्रेणी है फ्रेंड्स, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है बदरगढ़। और ये जो बदरगढ़ है इसकी ऊंचाई कितनी है? 1176 मीटर। ये बिल्कुल याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि जो मैकल पर्वत श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है जो कि कवर्धा जिले में स्थित है, और उसकी ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स? 1176 मीटर है। कितना है? 1176 मीटर है। और ये जो बदरगढ़ है वो कवर्धा जिले में आता है। जो सबसे ऊंची चोटी है मैकल पर्वत श्रेणी की वो कवर्धा जिले में आता है, जिसके वजह से ही कवर्धा पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है फ्रेंड्स। और कवर्धा जिला जो है वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत सबसे प्रभावित क्षेत्र है, और यहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होता है जो कि औसतन 112 सेंटीमीटर है। साथ ही जो सीमांत उच्च भूमि है फ्रेंड्स, उसके जो बाकी बचे क्षेत्र हैं उसके बारे में कुछ डिटेल में आप सभी को बता देती हूँ। तो आप सभी ये डिटेल थोड़ा सा सुन लीजिए। वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके जनरल नॉलेज के लिए ये जरूरी है। अब आपके स्क्रीन पर एक इमेज शो हो रहा होगा फ्रेंड्स, आप सभी उस इमेज को देखिए
उसमें सीमांत उच्च भूमि के बारे में और उसको जो भाग में डिवाइड किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है, जो मैं आप सभी को एक बार पढ़ के बता देती हूँ। तो पहला है फ्रेंड्स छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ, या फिर जिसे छुरी मतरिंगा उदयपुर की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। ये उत्तर पूर्वी भाग में फ्रेंड्स उत्तरी कोरबा, उत्तरी धर्मजयगढ़, उत्तरी घरघोड़ा तहसीलों से छुरी से उदयपुर तक विस्तृत है। एक बार फिर से सुनिए फ्रेंड्स, ये जो छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ हैं वो उत्तर पूर्वी भाग में उत्तरी कोरबा, उत्तरी धर्मजयगढ़, उत्तरी घरघोड़ा तहसीलों में छुरी से उदयपुर तक विस्तृत है और इसकी औसत ऊंचाई है 600 से 900 मीटर। और मैकल श्रेणी के बारे में तो मैं आप सभी को बहुत ही डिटेल से बता चुकी हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे है दुर्ग सीमांत उच्च भूमि। यह दुर्ग सीमांत उच्च भूमि महानदी का दक्षिण पश्चिम भाग है फ्रेंड्स, तथा गुरूर, संजारी, बालोद, डोंडी लोहारा, गुंडरदेही, अंबागढ़ चौकी तथा मोहला के उत्तरी भाग में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई है 500 to 800 मीटर या फिर 500 से 800 मीटर है, जबकि दली राजहरा 700 मीटर ऊंचा है, जो कि इसके अंतर्गत ही आता है, तथा डोंगरगढ़ पहाड़ी 704 मीटर ऊंचा है और ये दोनों भी इसके अंतर्गत ही आते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, यह दक्षिणी पूर्वी सीमांत क्षेत्र में आता है फ्रेंड्स, तथा धमतरी, कुरुद, राजिम, महासमुंद, गरियाबंद, सरायपाली तथा देवगढ़ तहसीलों में विस्तृत है और इसकी औसत ऊंचाई है 400 से 900 मीटर। इसका सबसे ऊंचा भाग धारी डोंगर है 899 मीटर, जो मैं आप सभी को पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो धारी डोंगर है वो शिशुपाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और ये महासमुंद में स्थित है। ये मैं आप सभी को पहले ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में बता चुकी हूँ, तो आप सभी ये जरूर याद रखें। तो फिर इसमें और आगे आता है फ्रेंड्स अपोहा तंत्र। तो आप सभी से पूछा भी जाता है कि महानदी बेसिन या फिर छत्तीसगढ़ के मैदान में कौन सा अपोहा तंत्र पाया जाता है, तो यहाँ पर महानदी का अपोहा तंत्र पाया जाता है फ्रेंड्स। इसको मैं आप सभी को जब मैं नदियाँ पढ़ाऊंगी छत्तीसगढ़ का तब बताऊंगी, बहुत ही डिटेल से और बहुत ही अच्छे से बताऊंगी और आप सभी को एक ही बार में अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, ये रहा आपका महानदी बेसिन या फिर छत्तीसगढ़ का मैदान, जिसे मैं आज बहुत ही डिटेल से आप सभी को बताई हूँ। तो आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर करिए फ्रेंड्स। आप सभी कमेंट करना बिल्कुल ना भूला कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो भी कमेंट करिए, और अगर आप सभी को लगता है कि कुछ छूटा हुआ है या फिर मुझे कुछ इम्प्रूव करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि लाइक करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप सभी को अच्छे से पढ़ाने के लिए। तो एक बार फिर से बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए फ्रेंड्स, जिससे वो भी अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकें। और मेरा ये चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा, इसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आएगा और आप सभी अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। और मेरा सारा वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलिए। जो आज पहली बार देख रहे हैं वो मेरा पिछला सारा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आप सभी की तैयारी अच्छी हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मैं आप सभी को कुछ नया बता रही हूँ जो आप सभी को शायद नहीं पता होगा। इसलिए आप सभी मेरा वीडियो ज़रूर देखिए, साथ ही मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल करिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।